हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल स्किल यार्ड्स। लास्ट हम जो लोग कवर कर रहे थे वो थी हमारी कंप्यूटर साइंस 11th-12th इंटीग्रेटेड सीरीज में अब तक हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है क्लास 11th सिलेबस का। आफ्टर दैट सैटरडे को जो हमने लाइव क्लास अटेंड की थी उसमें हमने किए थे PYQs और बहुत सारे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द क्वेश्चन टोपोलॉजी ऑफ क्लास 11th एंड 12th अकॉर्डिंग टू CBSE। उसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वो है पार्ट 2 सिलेबस का। पार्ट 2 सिलेबस का क्या कंटेन करता है? सिलेबस का पार्ट 2 कंटेन करता है प्रोग्रामिंग यूजुअली पाइथन इंट्रोडक्शन है हमारे में। पाइथन प्रोग्रामिंग कैसे हम आगे करेंगे, उसके क्या आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स, टपल्स, क्या सारी चीज़ें हैं वो हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टरों में। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 विच इज़ इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 हमारे पास है गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। इट मीन्स पाइथन का बेसिक इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे। आफ्टर दैट क्लास 11th में जितना पाइथन का पार्ट हम कवर करेंगे, उसके बाद क्लास 12th में हमारे पास कितना पार्ट्स है, सारे पार्ट्स अब जो भी हम पढ़ेंगे आगे वो सब रिलेटेड होगा पाइथन से। तो फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। पाइथन क्या है? पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट को, कोड को कन्वर्ट करती है मशीन रीडेबल फॉर्मेट में, ऑब्जेक्ट कोड में, सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करती है। हाई लेवल लैंग्वेजेस हमें इसलिए यूज होती हैं क्योंकि ये कन्वर्ट करती हैं जिसकी फॉर्म में हम अपना सोर्स कोड लिखते हैं। आफ्टर दैट प्रोग्राम को क्या कहेंगे? प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो एग्जीक्यूट होता है इन अ सीक्वेंस टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर प्रोसेस और एन प्रोग्राम। अब चलिए, ये तो हमने देख लिया कि पाइथन क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज है, कैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद पाइथन के फीचर्स क्या होते हैं, हम पाइथन भी क्यों पढ़ रहे हैं, पाइथन के क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो सोर्स कोड को डायरेक्टली ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करती है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। हमने पढ़ा था डिफरेंस कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, बट जब हम इंटरप्रेटर की बात करते हैं तो इंटरप्रेटर कोड को लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन होता है वो लाइन बाय लाइन होता है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया जाता है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में। पाइथन प्रोग्राम इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं क्योंकि इनका एक पर्टिकुलर सिंटेक्स होता है जो इजी टू अंडरस्टैंड है। बाकी सारे लैंग्वेज के कंपैरिजन में इसका सिंटेक्स बहुत इजी है। पाइथन इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब हो गया, अगर आपने नंबर कैपिटल लेटर्स में लिखा है और नंबर स्मॉल लेटर्स में लिखा है तो उन दोनों का मीनिंग जो है वो अलग अलग होगा, उन दोनों को हम डिफरेंटली इंटरप्रेट करेंगे, दे कैन नॉट बी सेम। पाइथन इज पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब यहाँ ये है कि पाइथन को हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं, वेदर इट इज विंडोज, मैक, लिनक्स, कुछ भी, सारे प्लेटफॉर्म पे पाइथन सेम वर्क करेगी, इसलिए ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और इजी टू यूज है। पाइथन हैज रिच लाइब्रेरी ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस। प्री डिफाइंड फंक्शंस की रिच लाइब्रेरी है पाइथन के पास। ये चीज़ आपको आगे चल के नेक्स्ट चैप्टर्स में अच्छे से डिटेल्स में समझ में आएगी। पाइथन इज ऑल्सो हेल्पफुल इन वेब डेवलपमेंट। पाइथन वेब डेवलपमेंट क्या होता है? द डिजाइनिंग ऑफ वेबसाइट्स इज नोन एज वेब डेवलपमेंट। तो पाइथन वेब डेवलपमेंट में भी यूज होती है। इट मीन्स पाइथन फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए भी यूज होती है। पाइथन यूज इंडेंटेशन फॉर ब्लॉक्स एंड नेस्टेड ब्लॉक्स। किसी पर्टिकुलर ब्लॉक को, ब्लॉक के अंदर ब्लॉक जो होता है उसे हम कहते हैं नेस्टेड ब्लॉक्स। तो ब्लॉक्स और नेस्टेड ब्लॉक्स को इंडेंटेशन भी पाइथन प्रोवाइड करती है। इंडेंटेशन क्या होता है ये हम आगे इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी तक तो हमने देख लिया कि पाइथन के फीचर्स क्या होते हैं जिसकी वजह से हम पाइथन प्रेफर करते हैं। आफ्टर दैट पाइथन कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स एक पर्टिकुलर रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है और एवरी सिंगल टाइम वी यूज दोज वर्ड्स इन द प्रोग्राम, उनका मीनिंग सेम ही रहेगा, वो सेम टास्क परफॉर्म करेंगे एवरी टाइम दे आर यूज्ड इन द प्रोग्राम। मान लीजिए रियल लाइफ एग्जांपल में हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में अगर एप्पल है तो एप्पल का मतलब हमारे पास एक फ्रूट हो गया। अगर एप्पल को हम कभी भी अपने
रोज की बात में या फिर किसी से डिस्कशन में यूज करेंगे तो उसका मीनिंग एप्पल ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो एप्पल हमारे लिए क्या हो गया, रिजर्व्ड कीवर्ड हो गया। रिजर्व कीवर्ड भी वो वर्ड्स होते हैं जिनका एक रिजर्व मीनिंग होता है और जब उनका यूज किया जाता है तो उनका मीनिंग चेंज नहीं होता, वो सेम प्रोसेस परफॉर्म करते हैं एवरी टाइम। यहाँ पे रिजर्व कीवर्ड तो अबाउट 30 to 33 रिजर्व कीवर्ड्स है पाइथन में, जिसका टेबल मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। आप इस टेबल को अच्छे से याद करें क्योंकि ये रिजर्व कीवर्ड्स आगे जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमें बहुत यूजफुल रहते हैं। लाइक फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज, असर्ट, ब्रेक, ये वो वर्ड्स है जिनका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता ही है जो चेंज नहीं किया जा सकता। आफ्टर दैट टॉकिंग अबाउट आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर नेम से हम समझ पा रहे हैं कि किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने वाला कोई आइडेंटिटी। जब हम वेरिएबल यूज़ करते हैं पाइथन में, वेरिएबल क्या होता है, कोई नेम को जब हम डिफाइन करते हैं जिससे हमारा कोई पर्टिकुलर टास्क हो रहा है तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के भी सर्टेन रूल्स होते हैं। हेयर इट इज, जो आइडेंटिफायर का नेम है वो अपर केस और लोअर केस लेटर्स से स्टार्ट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। आइडेंटिफायर का नेम या तो अपर केस से स्टार्ट होगा, लोअर केस से स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। आफ्टर दैट जो कॉम्बिनेशंस यूज होंगे अल्फाबेट्स के वो स्मॉल a to z, कैपिटल A to z, 0 to 9 यूज होंगे। अल्फाबेट्स एंड डिजिट्स हम यूज करेंगे, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स यूज नहीं होगा। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कोई भी आइडेंटिफायर डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, वो अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है और अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। आइडेंटिफायर किसी भी लेंथ का हो सकता है, उसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट हम प्रेफर करते हैं कि आइडेंटिफायर हमारा स्मॉल हो जिससे कि वो इजी टू अंडरस्टैंड और यूज हो, कोई फर्दर कंफ्यूजन क्रिएट ना करे। इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड और रिजर्व्ड कीवर्ड। ये एक रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं होना चाहिए, रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए। आइडेंटिफायर पे हम स्पेशल सिंबल्स यूज नहीं कर सकते, लाइक @, हैश एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये सारे सिंबल्स आइडेंटिफायर को डिफाइन करने में यूज नहीं होंगे। ये रूल्स जो हैं वो पाइथन लाइब्रेरीज ने हमें पहले से ही डिफाइन करके दिए हुए हैं, दे आर नॉट चेंजेबल, वी हैव टू फॉलो द सिंटेक्स एज पर द रिक्वायरमेंट्स। नाउ हेयर कम्स व्हाट इज वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? हमने आइडेंटिफायर देखा किसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर किसी चीज का नेम पुट ऑन करने के लिए नेमिंग कन्वेंशन टाइप यूज होता है, बट वेरिएबल्स क्या होते हैं? वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, लाइक वेरिएबल इन अ प्रोग्राम इज यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय द नेम आइडेंटिफायर। वेरिएबल्स को हम आइडेंटिफायर के नेम से भी जानते हैं। वेरिएबल क्यों यूज होते हैं? किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वैल्यू को स्टोर हम किस चीज में करेंगे? वेरिएबल में करेंगे। वेरिएबल को हम एज अ कंटेनर भी यूज कर सकते हैं, लाइक हमारे पास मल्टीपल कंटेनर्स हैं। अब मल्टीपल कंटेनर्स में हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन, वैल्यूज और ऑब्जेक्ट्स स्टोर करने हैं। अब उस पर्टिकुलर कंटेनर का कोई नेम तो होगा कि बी कंटेनर में हमने 5 चीजें स्टोर की हैं, सी में हमने 6 चीजें स्टोर की हैं, तो जो नेम होता है उसे हम कहते हैं वेरिएबल। उस होल कंटेनर को हम क्या कहेंगे? वेरिएबल। कंटेनर हमारा हो गया हमारे पास वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी डिजिट्स, अल्फान्यूमेरिक, स्ट्रिंग्स और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, आफ्टर दैट पाइथन में असाइनमेंट स्टेटमेंट्स यूज होते हैं। वेरिएबल जो हमने डिफाइन किया उसका एक पर्टिकुलर नेम होगा और उसके अंदर हम कुछ वैल्यू स्टोर करेंगे, तो यहाँ पे असाइनमेंट स्टेटमेंट्स यूज होते हैं। यहाँ पे हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं जो वेरिएबल में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में एक पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर करता है, असाइन करता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखी है, जैसे हमारे पास वेरिएबल है जेंडर, जिसमें हमने मेल स्टोर कर रखा है, मैसेज में हमने स्टोर कर रखा है कीप स्माइलिंग, प्राइस हमारा स्टोर हो रखा है। दूसरी बात आती है वेरिएबल डिक्लेरेशन, इम्प्लिसिट वेरिएबल डिक्लेरेशन पाइथन में फॉलो होता है। अब इम्प्लिसिट वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है कि पाइथन में हम जो भी वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं उसका टाइप हमें पहले से डिफाइन नहीं करना होता है, पाइथन उसको खुद इंटरप्रेट कर लेती है बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट्स वैल्यू, और उसके बेसिस पे वो खुद ही उनका टाइप डिफाइन कर देती है। लाइक आपने यहाँ पे
987.9 स्टोर किया, इसका टाइप क्या होगा? ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, क्योंकि इसमें पॉइंट आ रहा है तो ये फ्लोट नंबर है। फ्लोट नंबर अगर आप इसका टाइप फाइंड करोगे तो ये फ्लोट नंबर में ही कंसिडर होगा। व्हाट इज वेरिएबल डिक्लेरेशन? हाँ, ये तो हमने देख लिया कि वेरिएबल डिक्लेरेशन इम्प्लिसिट क्यों होता है। आफ्टर दैट कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो हम वाइल प्रोग्रामिंग यूज करते हैं, एक्चुअल कोड में वो एडअप नहीं होते हैं। प्रोग्रामिंग में हम इसलिए यूज करते हैं कि हमें रेफरेंस मिलता रहे कि कौन से प्रोग्राम पे, कौन से लाइन पे हम क्या चीज यूज कर रहे हैं। इसका एक बेटर एग्जाम्पल ये भी है कि मान लीजिए एक कंपनी है जिसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसने अपने प्रोजेक्ट्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और अपने एग्जीक्यूटिव्स को शेयर आउट कर दिया। एग्जीक्यूटिव्स उस पर वर्क कर रहे हैं, बट कोलैबोरेटिवली जब उसे इंटीग्रेट किया जाएगा तो क्या हम बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ इंटीग्रेट होगी और किस चीज़ का क्या लॉजिक है? वो मैनुअली कंप्यूट करना और कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम कमेंट्स यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, जो हमें बताते हैं कि पर्टिकुलर पॉइंट पे कौन सा प्रोसेस हुआ है, उसे कैसे आगे एग्जीक्यूट करना है और उसका लॉजिक क्या था। वेरिएबल्स जो होते हैं पाइथन में, वो हम हैश साइन से डिनोट करते हैं। किसी भी लाइन को लिखने से पहले हम हैश साइन डिनोट करेंगे, एंड इन एवरी लाइन, लाइक फर्स्ट लाइन में आपने हैश साइन लगा दिया, आपने कमेंट लिख दिया। अब आपका कमेंट फर्स्ट लाइन में कंप्लीट नहीं हो रहा तो आप उसको सेकंड लाइन में लिखोगे, रेस्ट जो आपका बचा होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि फर्स्ट लाइन में जो आपने हैश साइन लगाया है वो कंटिन्यू चलता रहे बाकी नीचे की लाइंस पे। ऐसे तो जो हमारा कोड होगा वो भी एज अ कमेंट कंसिडर होगा। तो इस केस में जो हैश साइन यूज होता है वो हर लाइन के लिए अलग यूज होता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट लाइन में, वेरिएबल अमाउंट इज द टोटल स्पेंडिंग ऑन ग्रोसरी, जो सेकंड लाइन में उसके लिए भी हमने ग्रोसरी से पहले हैश साइन इंक्लूड किया है। ठीक है, तो दिस इज हाउ कमेंट्स आर यूज्ड। अब बात आती है एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। पाइथन हर चीज को, चाहे वो वेरिएबल हो, फंक्शन हो, कुछ भी हो, हर चीज को एज अ ऑब्जेक्ट कंसिडर करती है। ऑब्जेक्ट कंसिडर करने का यहाँ पे सेंस क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे पाइथन में, सबको ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रही है। मान लीजिए आपने कोई वैल्यू स्टोर करी 20, पाइथन ने उसको कंसिडर कर लिया एज एन ऑब्जेक्ट। वो हर चीज़ को, जो भी इनपुट आएगा, जो भी वैल्यूज होंगी या फिर जो भी वेरिएबल होगा, उसको ऑब्जेक्ट कंसिडर करेगी। ऑब्जेक्ट उसने कंसिडर कर लिया, उसके बाद उसने एक ऑब्जेक्ट आईडी उसको प्रोवाइड करी जो ऑल ओवर द टाइम, सारे टाइम के लिए सेम रहेगी। अब उस ऑब्जेक्ट आईडी से जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है, पाइथन उसको फर्दर इंटरप्रेट करेगी जब भी उसे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। चाहे वो उसे फेच करे मेमोरी लोकेशन से या फिर उस तक कोई और डेटा प्रोवाइड करके उसे कंप्यूट करे, जो भी प्रोसेस होंगे या फंक्शंस होंगे, पाइथन उसको ऑब्जेक्ट कंसिडर करने के बाद ऑब्जेक्ट आईडी प्रोवाइड करेगी और उसके बेसिस पे आगे की प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी। आफ्टर दैट, व्हाट इज डेटा टाइप्स? पाइथन प्रोग्रामिंग करें या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग करें तो हम उसमें जो डेटा प्रोसेस करते हैं वो बहुत टाइप का होता है। हम नंबर्स भी यूज़ करते हैं, हम अल्फ़ाबेटिक सेंटेंस भी यूज़ करते हैं, हम लिस्ट भी यूज़ करते हैं, हम ऑर्डर डेटा भी, अनऑर्डर डेटा भी, बहुत सारे टाइप्स का डेटा हम यूज़ करते हैं। तो कितने टाइप्स का डेटा होता है और हमने डेटा को कितने टाइप्स में कैटेगराइज किया है, ये हम देखेंगे डेटा टाइप्स में। डेटा टाइप्स इन पाइथन क्या होता है? फर्स्ट इज नंबर्स, सीक्वेंस, सेट्स, नन एंड मैपिंग। ये 5 टाइप्स के डेटा टाइप्स हैं। नंबर्स में हमारा क्या इंक्लूड होता है? नंबर्स में हमारा इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये 3 टाइप्स के नंबर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। इंटीजर नॉर्मल इंटीजर होता है, फ्लोटिंग पॉइंट में हम सारे डेसिमल नंबर्स को यूज़ करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो नंबर्स हम आयोटा की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं वो यूज़ करते हैं, और बूलियन नंबर्स जो होते हैं उसमें हम ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे वैल्यू डिफाइन करते हैं, तो वो होते हैं बूलियन नंबर्स। सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस क्या होता है? वन बाय वन एग्जीक्यूशन ऑफ एनीथिंग और एनी टास्क। तो सीक्वेंस में हमारा लिस्ट आ गया, टपल्स आ गया और स्ट्रिंग्स आ गया, क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन है पर्टिकुलर चीज़ों का, इसलिए हम इसे सीक्वेंस में रखते हैं, स्ट्रिंग्स, लिस्ट एंड टपल्स। आफ्टर दैट सेट, किसी पर्टिकुलर चीज़ का ऑर्डर्ड कॉम्बिनेशन और कंबाइंड फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज सेट्स। नन मीन्स कुछ भी नहीं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। मैपिंग्स मीन्स आपने कोई एक चीज़, लाइक आपने बचपन में मैच ऑफ द फॉलोइंग चीज़ जैसा
क्वेश्चंस आपके में आते थे, मैच ऑफ द फॉलोइंग में आपके पास एक कॉलम इधर साइड होता था, एक कॉलम इधर साइड होता था, फर्स्ट कॉलम से आप सेकंड कॉलम को मैच करते थे। तो जो हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मैप करते थे, उस प्रोसेस को मैपिंग कहते थे। यहाँ भी जो हमारा डेटा स्टोर होता है वो उसी फॉर्मेट में स्टोर होता है और उसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इज नंबर। नंबर डेटा टाइप्स में हम न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करते हैं। अब न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करने के कितने टाइप्स होते हैं? फर्स्ट हमारे पास इंटीजर, फ्लोट नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आफ्टर दैट बूलियन। इंटीजर्स में हम इंटीजर स्टोर करते हैं लाइक सिंगल डिजिट और डबल डिजिट नंबर विदाउट एनी पॉइंट्स। -12 हो गया, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूड होंगे। -12, -3, 0, 125 और 2। फ्लोट और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में हम डेसिमल नंबर्स यूज करते हैं, 2.04, 4.0, 14.23, ये वाले। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में विद द हेल्प ऑफ इमेजिनरी पार्ट जो नंबर्स हम रिप्रेजेंट करते हैं वो रहता है 3 + 4j, 2 - 2j। ओके, बूलियन नंबर्स क्या होता है? ये एक सब टाइप है इंटीजर का। इससे आप लोग स्पेशली ध्यान में रखें कि ये सब टाइप है। क्या है? सब टाइप। ये यूनिक फॉर्म ऑफ डेटा है। इसमें सिर्फ दो ही कॉन्स्ट्रेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक ट्रू होता है, एक फॉल्स होता है। जो हमारी नॉन जीरो वैल्यू होती है वो किससे रिप्रेजेंट होगी? ट्रू की हेल्प से। और जो हमारी जीरो वैल्यू होती है वो रिप्रेजेंट होती है फॉल्स की हेल्प से। ओके, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। नंबर 1 हमें 10 दिया हुआ है। जब हम इसका टाइप फाइंड करेंगे कि इसका डेटा टाइप क्या है, तो हमारे पास क्या आएगा? इंटीजर। जब हम ट्रू का डेटा टाइप फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा बूल, बिकॉज इट इज अ फॉर्म ऑफ बूलियन नंबर। -9.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड डबल एस्टेरिक साइन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? पावर, 10 to the power 2। तो अगर 10 to the power 2 है, इट मीन्स 100। व्हेन 100 इज मल्टीप्लाइड बाय -9.8, so it will be 980। here the answer will be -980। 0.000 टिल क्यों चलेगा? क्योंकि यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर था, और जब उसका किसी एक पर्टिकुलर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो इट विल बी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ओके, तो यहाँ पे जब इसका हमने टाइप फाइंड किया तो हमारे पास आया फ्लोट। उसके बाद जो हमारा फोर्थ नंबर है, जिसमें हम जे की हेल्प से इमेजिनरी पार्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें हमारा क्लास क्या आया? कॉम्प्लेक्स। तो दिस इज हाउ हम डेटा टाइप जो है कैसे फाइंड करते हैं किसी पर्टिकुलर सेंटेंस का या फिर सीक्वेंस का। हमने कोई भी नंबर इनपुट किया, नंबर्स का डेटा टाइप कैसे फाइंड करेंगे ये हमने अभी देखा। आफ्टर दैट सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस आपको बताया, ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है आइटम्स का, जिसको 1 by 1 हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब सीक्वेंस तो ये होता है। सीक्वेंस कितने टाइप के होते हैं? सीक्वेंस होते हैं 3 टाइप के, लिस्ट, स्ट्रिंग्स एंड वन मोर इज दिस टपल। लिस्ट, स्ट्रिंग एंड टपल, ये हमारे पास 3 टाइप के सीक्वेंस हो गए। अब सीक्वेंस में हमारे पास क्या होगा? स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग होती है ग्रुप ऑफ करेक्टर्स। स्ट्रिंग हमारे पास ग्रुप ऑफ करेक्टर्स है, और ये करेक्टर्स अल्फाबेट हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, स्पेशल करेक्टर्स होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। स्ट्रिंग को जो है हम सिंगल कोटेशन मार्क और डबल कोटेशन मार्क के बीच में ही लिखते हैं। डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन मार्क का मतलब सिर्फ इतना होता है कि हम स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग एंड एंडिंग ऑफ द स्ट्रिंग डोनेट कर देते हैं। जो भी हमारी स्ट्रिंग होगी वो उन दोनों कोटेशन मार्क्स के बीच में होगी। इट रिप्रेजेंट स्टार्टिंग ऑफ स्ट्रिंग एंड द एंडिंग ऑफ स्ट्रिंग। एग्जाम्पल्स हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं। स्ट्रिंग 1 इक्वल्स टू हेलो फ्रेंड, स्ट्रिंग 2 इज 452। तो दिस इज हाउ हम रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रिंग को। आफ्टर दैट लिस्ट क्या होता है? लिस्ट होता है आइटम्स का सीक्वेंस, जिसमें बहुत सारे आइटम्स हम 1 by 1 स्टोर करते हैं। लिस्ट जो है वो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में डिनोट करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज्ड होती है और कॉमास से सेपरेटेड होती है। मतलब जितने भी आइटम्स होंगे वो सेपरेटेड होंगे विद द हेल्प ऑफ कॉमा। जैसे यहाँ पे दे रखा है लिस्ट 1 इक्वल्स टू 5, 3.4, न्यू दिल्ली, 20C, 45। ये फिर हमने लिस्ट प्रिंट करी। जब हमने लिस्ट को प्रिंट किया तो हमारे पास जो भी लिस्ट में एलिमेंट्स थे, आइटम्स थे, वो हमारे पास प्रिंट हो गए। 5, 3.4, न्यू दिल्ली, 20C एंड 45। टॉकिंग अबाउट टपल। टपल क्या होता है? टपल भी एक तरह का लिस्ट होता है जिसमें आइटम्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं
आइटम्स एनक्लोज्ड होते हैं, बट डिफरेंस क्या होता है, लिस्ट में जो है हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, बट यहाँ पे हम यूज करेंगे पैरेंथेसिस। ये लिस्ट की तरह नहीं होती, मतलब लिस्ट में जो हम आइटम्स पुट ऑन करते हैं वो चेंज हो सकते हैं, बट पैरेंथेसिस जो टपल में यूज होती है उसमें हम आइटम्स को चेंज नहीं कर सकते। इट मीन्स लिस्ट कैन बी चेंज्ड बट टपल्स कैन नॉट बी चेंज्ड। टपल का एग्जाम्पल हम देख ले तो टपल 1 इक्वल्स टू पैरेंथेसिस 10, 20, एप्पल 3.4 एंड ए। प्रिंट किया तो हमारे पास वही सारी चीजें प्रिंट हो गई जो हमारे पास टपल 1 में थी। टॉकिंग अबाउट व्हाट इज सेट, सेट एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। इट मीन्स जो भी यहाँ पे आइटम्स होंगे वो एक अनऑर्डर्ड फॉर्म में होंगे और ये कॉमास की हेल्प से सेपरेटेड होंगे। सेपरेटेड होने के बाद करली ब्रेसेस में इन्हें एनक्लोज किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए आइटम सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आइटम्स आर एनक्लोज्ड इन करली ब्रैकेट्स। लिस्ट हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज की, टपल्स हमने पैरेंथेसिस में एनक्लोज किए और सेट्स जो है हमारे वो करली ब्रेसेस में एनक्लोज्ड हुए। आफ्टर दैट सेट जो है वो लिस्ट की तरह ही होते हैं, लेकिन लिस्ट में आप जब डिफरेंट वैल्यूज पुट ऑन करते हो तो वहां पे आप डुप्लीकेट वैल्यूज पुट ऑन कर सकते हो, बट सेट में आप डुप्लीकेट वैल्यूज पुट ऑन तो कर सकते हो, बट जब आप उसको प्रिंट करोगे तो वो आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर देगा। इंस्टेड ऑफ दैट वो सिर्फ एक सिंगल वैल्यू पुट करेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल हमारे पास है, फर्स्ट सेट का एग्जाम्पल तो नॉर्मल है, सेकेंड वाले सेट का एग्जाम्पल देखिए, वैल्यूज हैं 1, 2, 1, 3। जब इसको प्रिंट किया आपने तो जो 1 की दो वैल्यूज थी वो सिर्फ एक ही रह गई, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया 1, 2, 3, ये हुई सेट की वैल्यूज। अब सेट और लिस्ट में डिफरेंस यही था कि सेट डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर देगा। आफ्टर दैट हमने एक और डेटा टाइप पढ़ा था, नन। अब नन डेटा टाइप क्या होता है? नन डेटा टाइप वो डेटा टाइप है जो एक स्पेशल टाइप है जो रिप्रेजेंट करता है कि कोई वैल्यू है ही नहीं, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई वैल्यू नहीं है तो हम उसको 0 कंसिडर कर दें, ऐसा भी नहीं होगा, हम उसको फॉल्स भी कंसिडर नहीं करेंगे। नन में नन रिप्रेजेंट्स द एब्सेंस ऑफ वैल्यू, मतलब वहां पे कोई वैल्यू है ही नहीं, वैल्यूज एब्सेंट है, तो उस केस में हम यूज करते हैं नन। इट इज माईवेयर वेरिएबल नाम का एक वेरिएबल है जिसमें हमने नन स्टोर किया है, तो जब हम प्रिंट करेंगे माईवेयर के टाइप को तो हमारे पास आएगा नन टाइप, मतलब वहां पे कोई वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है। और जब वैल्यू प्रिंट करने की बात आएगी तो वहां पे भी हमारा नन ही प्रिंट होगा। आफ्टर दैट हम बात कर रहे थे मैपिंग की। मैपिंग क्या होता है? मैपिंग भी एक अनऑर्डर्ड फॉर्म है जिसमें हम एक पर्टिकुलर वैल्यू को दूसरी पर्टिकुलर वैल्यू से मैप करते हैं। अब मैप किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। अब अभी तो ऑफिशियली हमारे पास जो हमारे सिलेबस में एक पर्टिकुलर टाइप है मैपिंग का जो हम पढ़ेंगे वो है डिक्शनरी। डिक्शनरी में आपने देखा होगा कि रियल लाइफ डिक्शनरी में इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर होती है, पर्टिकुलर वर्ड होता है और उसका जो भी मीनिंग होता है वो उसके साइड में स्टोर होता है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये की वैल्यू की फॉर्म में डेटा स्टोर है। वर्ड को हम की कह सकते हैं और उसकी वैल्यू जो है वो उसका मीनिंग है। तो मैपिंग किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है? मैपिंग वर्क करती है की वैल्यू कॉन्सेप्ट पे। डिक्शनरीज में भी जो हमारा डेटा स्टोर होता है वो की वैल्यू पेयर की फॉर्म में स्टोर होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। और डिक्शनरीज जो हमारी एनक्लोज होंगी वो करली ब्रैकेट्स के फॉर्म में एनक्लोज होंगी, करली ब्रैकेट्स के बाद कॉमास से सेपरेट होंगी। जैसे डिक्शनरी 1 हमने यहाँ स्पेसिफाई करी, तो डिक्शनरी 1 जो है उसमें हमारा फर्स्ट की है फ्रूट जिसकी वैल्यू एप्पल है, सेकंड की क्लाइमेट जिसकी वैल्यू कोल्ड, थर्ड की हमारा प्राइस जिसकी वैल्यू 120। अब हम डिक्शनरी क्यों यूज करते हैं? हमारे पास सेट्स हैं, हमारे पास लिस्ट है, टपल है, क्योंकि जब आपके पास डेटा बहुत बड़ा होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, तो उस केस में आप कीज की हेल्प से उसकी वैल्यूज इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो और फेच कर सकते हो। इसलिए हम डिक्शनरीज को प्रेफर करते हैं ओवर लिस्ट, टपल्स और सेट्स। ओके, जैसे यहाँ पे दे रखा है उसने डिक्शनरी 1 के जो एलिमेंट्स थे वो प्रिंट किए, तो सारे एलिमेंट्स हमारे पास आ गए। अब उसने देखा कि हमें डिक्शनरी 1 में से सिर्फ प्राइस की, जो हमारा प्राइस है केजीज में, उसकी रिक्वायरमेंट है, तो उसने क्या प्रिंट किया? प्रिंट डिक्शनरी 1 में से प्राइस इन केजीज, तो हमारे पास सीधा सीधा प्राइस आ गया।
दिस इज हाउ डिक्शनरी इज यूज्ड। आफ्टर दैट हमारे पास आता है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। जो डेटा टाइप्स यहाँ इस डायग्राम में देखिए, इम्यूटेबल डेटा टाइप्स कौन से हैं और म्यूटेबल डेटा टाइप्स कौन से हैं। डेटा टाइप सबको पता चला क्या होता है कि डेटा के डिफरेंट टाइप्स। अब जो डेटा क्रिएट होने के बाद चेंज हो सकता है वो कौन सा डेटा होता है, म्यूटेबल डेटा। जैसे कि अभी हमने डिफरेंस देखा ही था, जो हमारी लिस्ट है वो चेंज हो सकती है बट हमारे टपल्स चेंज नहीं हो सकते। तो लिस्ट हमारा किस टाइप का डेटा हो गया, म्यूटेबल डेटा, क्योंकि वो एक बार क्रिएट होने के बाद चेंज हो सकता है। इम्यूटेबल डेटा कौन सा होता है, वो डेटा जो एक बार क्रिएट होने के बाद चेंज नहीं हो सकता, ये होता है इम्यूटेबल डेटा। ओके, अगर हम इम्यूटेबल डेटा को चेंज करने की कोशिश करें तो इम्यूटेबल डेटा को जब हम चेंज करने की कोशिश करेंगे तो जो डेटा हमने पहले क्रिएट किया था वो डेटा फ्रॉम द मेमोरी परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसकी जगह जो दूसरा डेटा हम क्रिएट कर रहे हैं वो बनेगा। तो इम्यूटेबल डेटा चेंज नहीं हो सकता। उस केस में क्या होगा कि पहले वाला डेटा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा और दूसरा डेटा क्रिएट होगा। ठीक है, तो इम्यूटेबल डेटा टाइप्स हमारे पास कौन कौन से हैं जो चेंज नहीं होते। इंटीजर्स हो गया, इंटीजर्स, फ्लोट, बूलियन, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग्स एंड टपल्स। जो चेंज हो जाते हैं वो कौन से होते हैं, लिस्ट, सेट्स एंड डिक्शनरी। ठीक, अब इसके बाद आती है व्हाट इज ऑपरेटर। ऑपरेटर होता क्या है, ऑपरेटर नेम से समझ रहे हो आप लोग, किसी चीज को ऑपरेट करने वाला। ऑपरेटर क्या होता है, जो दो ऑपरेंड्स के बीच वर्क करता है और पर्टिकुलर कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है। ऑपरेंड्स क्या होते हैं, आप दो नंबर्स, एग्जांपल से समझिए, आप दो नंबर्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपने किया 3 + 4, तो यहाँ पे 3 एंड 4 क्या होंगे, ऑपरेंड्स, क्योंकि इनके बीच में जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो किसकी हेल्प से होगा, ऑपरेटर से, क्योंकि वो उसे ऑपरेट करेगा। अब यहाँ पे हमारा ऑपरेटर क्या हुआ, प्लस साइन, क्योंकि वो पूरे कैलकुलेशन को ऑपरेट कर रहा है। तो ऑपरेटर क्या होता है, स्पेसिफिक मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन वैल्यूज पे परफॉर्म करता है, इसलिए ऑपरेटर यूज होता है। और जिस वैल्यूज पे वो परफॉर्म करता है वो होती हैं ऑपरेंड्स। ठीक है, अब ऑपरेटर्स हमारे पास पाइथन में कई तरह के होते हैं। फर्स्ट तो होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर वो होता है जो अरिथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, जो हमारे अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, इन सारे ऑपरेशंस को जो परफॉर्म करेगा वो होगा अरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसका टेबल यहाँ पे दिया हुआ है। टेबल में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंशियल जो कि डबल एस्टेरिक साइन से रिप्रेजेंट होता है, आफ्टर दैट डिवीजन, फ्लोर डिवीजन एंड मॉड्यूलस। लाइक अब डिवीजन तक तो आप लोगों को पता होगा कि कैसे चीजें वर्क करती हैं। एडिशन किया, दो नंबर्स को प्लस कर दिया, सब्ट्रैक्शन किया, एक में से दूसरे का डिफरेंस निकाल लिया, मल्टीप्लिकेशन किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एक्सपोनेंशियल पावर रेज्ड हो जाती है, जैसे 10 डबल एस्टेरिक साइन, दैट इज एक्सपोनेंशियल 2, इट मीन्स 10 to the power 2, 10 का स्क्वायर क्या हो गया, 100। ठीक है, डिवीजन की बात करें तो डिवीजन क्या होता है, डिवीजन की भी बात कर ली कि जब हम किसी पर्टिकुलर डिजिट को दूसरे से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन इज जो हमारे पास आता है वो हमारा पर्टिकुलर आंसर होता है। फ्लोर डिवीजन क्या होता है, फ्लोर डिवीजन में हम डबल स्लैश यूज करते हैं, जिसको हम क्या डिफाइन करेंगे फ्लोर डिवीजन में, कि हमने एक डिजिट डिवाइड करी दूसरी डिजिट से, तो डिवाइड करने के बाद जो हमारा क्वेश्चन आएगा हम उसको एज अ आंसर कंसिडर करेंगे। हम सिर्फ क्वेश्चन को एज आंसर कंसिडर करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमारे लिए नेग्लिजिबल होगा। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 5 फ्लोर डिवीजन 2, तो 5 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, 2, तो 2 जो होगा वो हमारे लिए एज अ आंसर कंसिडर करेंगे हम, क्योंकि फ्लोर डिवीजन में हम सिर्फ क्वेश्चन को कंसिडर करते हैं। मॉड्यूलर की बात करें, मॉड्यूलस में क्या होता है कि ये सेम डिवीजन की तरह होता है, बट इसमें जो रिमाइंडर होता है हम उसको एज अ आंसर कंसिडर करते हैं। सेम एग्जांपल लेंगे 5 मॉड्यूलस 2, 5 को जब 2 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन हमारे पास 2 आ गया, बट हमारे पास रिमाइंडर में भी कुछ बचा, रिमाइंडर में हमारे पास बचा 1, तो 1 जो होगा वो हमारे पास आंसर होगा 5 मॉड्यूलस 2 का। ठीक है,
रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो किसी दो वैल्यूज के बीच में रिलेशन को डिफाइन करते हैं। किन्हीं दो वैल्यूज के बीच में कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है और वो हमें क्या चीजें प्रेडिक्ट कर रहा है, उस चीज को डिफाइन करने वाले ऑपरेटर्स रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो कैसे यूज होते हैं और कौन कौन से होते हैं? हमारे पास 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। फर्स्ट इज लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। लेस देन में कि ये पर्टिकुलर नंबर जिस साइड पे हमारा पॉइंटेड पार्ट है वो होता है लेस वाला साइड। जिस साइड में हमारा माउथ जो है ओपन है उस पर्टिकुलर साइन का, वो होता है हमारा ग्रेटर पार्ट। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि 5 इज लेस देन 2, नो, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। ग्रेटर देन में देखते हैं 5 इज ग्रेटर देन 2, ऑब्वियसली 5 2 से बड़ा है, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा ट्रू। सेकंड है हमारे पास लेस देन और इक्वल टू, या तो लेस देन होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। सो 5 इज लेस देन इक्वल टू 2, ना तो 5 2 से छोटा है ना ही बराबर है, तो फॉल्स। ग्रेटर देन में देखेंगे 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्या 5 या तो 2 से बड़ा है या बराबर है? ऑब्वियसली बराबर तो है नहीं, बड़ा है, तो कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वो ट्रू होगा। इक्वल्स टू में हम डबल इक्वल्स टू का साइन यूज करते हैं, और डबल इक्वल्स टू और सिंगल इक्वल्स टू के साइन में डिफरेंस होता है। जो सिंगल इक्वल्स टू अभी हमने देखा था असाइन करने के लिए, वैल्यूज को असाइन करने के लिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल में किसी वैल्यू को हम पुट ऑन कर रहे हैं, उसलिए यूज होता है हमारा सिंगल इक्वल्स टू। जब हम कंपेयर करते हैं दो डिजिट्स को तो हम यूज करते हैं डबल इक्वल टू। यहाँ पे देखेंगे 5 इक्वल्स टू 2, नो, फॉल्स हो गया आंसर। नॉट इक्वल्स टू में हमारा आ जाता है एक्सक्लेमेटरी मार्क विद इक्वल्स टू साइन। तो नॉट इक्वल्स टू में 5 इज नॉट इक्वल्स टू 2, 5 इज लिटरली नॉट इक्वल्स टू 2, सो दैट्स व्हाई इट इज ट्रू। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो एक पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। जो ऑपरेटर्स जिनकी हेल्प से हम एक राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर करते हैं वो होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अभी तक तो हमने देखा था कि हमारे पास जो असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं वो होते हैं सिर्फ इक्वल टू, लेकिन उसके अलावा भी कौन कौन से असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं और हम उन्हें कैसे यूज कर सकते हैं जिससे कि हमारा कोड जो है वो और एफिशिएंट हो जाए, जिसमें फाइनाइटनेस बढ़ जाए, यूनिकनेस आ जाए। कैसे यूज करेंगे ये देखते हैं। मैं टेबल छोटा कर देती हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा कॉम्प्रहेंड करने में इजी रहेगा। फर्स्ट इज इक्वल्स टू, राइट साइड के ऑपरेंड को, राइट साइड में जो वैल्यू थी उसको असाइन किया लेफ्ट हैंड साइड में। जैसे 10 को असाइन किया x में, तो x की वैल्यू अब हमारे पास 10 हो गई। प्लस इक्वल्स टू, इसमें क्या होता है कि जो राइट हैंड साइड में हमारी वैल्यू होती है वो उसको ऐड कर देता है लेफ्ट हैंड साइड में, और ऐड करने के बाद जो सम होगा वो उसे स्टोर करेगा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू में। जैसे यहाँ पे है हमारा x प्लस इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड कौन सा हमारा 20, राइट हैंड साइड को ये ऐड करेगा x में, ठीक है। x में ऐड करने के बाद ये उनकी पूरी वैल्यू को स्टोर कर देगा लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में जो कि हमारा x है। तो x प्लस इक्वल्स टू 20 इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू x प्लस 20। सेम हमारा नेगेटिव साइन, मल्टीप्लाई साइन और डिवाइड साइन के साथ होता है। इसमें भी हम सेम ही करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑपरेंड को हम राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाले ऑपरेंड को लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑपरेंड में जो भी साइन होता है प्लस माइनस डिवाइड उसके अकॉर्डिंगली कंप्यूट करते हैं। कंप्यूट करने के बाद पूरी ओवरऑल वैल्यू को हम फिर से लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑपरेंड में स्टोर कर देते हैं। मॉड्यूलस में भी सेम होता है। मॉड्यूलस हम क्यों यूज करते हैं? एक्सपोनेंशियल वैल्यूज जो कि पावर होती है, और फ्लोर डिवीजन, इसमें भी हम सेम वर्क करते हैं। जो हमने ऊपर देखा सारे स्टेप्स सेम होंगे, बस जो हमारे सिंबल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो चेंज हो जाएगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं?
लॉजिकल ऑपरेटर्स हमें लॉजिक प्रोवाइड करते हैं किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में या फिर ग्रुप ऑफ सेंटेंस में। हमने कोई दो ऑपरेंड्स यूज़ कर लिए, उसमें हमें कोई लॉजिकल रिलेशनशिप बिल्ड करना है, उसके बेसिस पे डिसीजन जो है बनाना है, उस चीज़ को डिफाइन करेंगे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, एंड, और, एंड नॉट। ये 3 ऑपरेटर्स हैं जो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स में यूज़ करेंगे। आफ्टर दैट ये लॉजिकल ऑपरेटर्स जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इन्हें स्मॉल लेटर्स में, लोअर केस में ही रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये लोअर केस में होंगे तब ये एज अ लॉजिकल ऑपरेटर काम करेंगे। इफ़ ये लोअर केस में नहीं है तो हम पाइथन में अपने अकॉर्डिंगली उनके मीनिंग्स जो हैं डिफाइन करेंगे। एंड क्या डिफाइन करता है लॉजिकल ऑपरेटर में? अगर हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, एंड में अगर हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, हमारी कंडीशन 1 भी ट्रू है, हमारी कंडीशन 2 भी ट्रू है, तब तो हम यूज़ करेंगे, तब हमारा जब एंड यूज़ होगा तो दोनों कंडीशंस ट्रू होने पे हमें वो प्रोवाइड करेगा ट्रू। अगर उसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स है तो वो फॉल्स प्रोवाइड करेगा। एंड के ट्रू होने के लिए दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। जब और की बात करते हैं तो और में हमारे पास सिनेरियो आता है, या तो ये कंडीशन ट्रू हो या ये कंडीशन ट्रू हो, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो वो ट्रू डिफाइन करेगा। नॉट में जो हमारे पास कंडीशन होती है, नॉट में अगर हमारे पास ट्रू है तो वो फॉल्स बन जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाता है। अगर हमारे पास फॉल्स है तो वो ट्रू बन जाएगा। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? आइडेंटिटी ऑपरेटर्स इसलिए यूज होते हैं कि हमें ये बताने के लिए कि कोई पर्टिकुलर वेरिएबल जो है वो उस सर्टेन आइडेंटिटी का है या नहीं, या फिर वो उस सर्टेन आइडेंटिटी से मैच करता है कि नहीं। जैसे यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हमारे पास 2 होते हैं, इज और इज नॉट। इज का मतलब क्या हो गया? ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर दोनों वेरिएबल पॉइंट कर रहे हैं सेम ऑब्जेक्ट को। आपके पास कोई 2 वेरिएबल है और वो किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर दोनों ऑब्जेक्ट किसी दूसरे, दोनों में से कोई एक भी किसी दूसरे को पॉइंट कर रहा है तो वहाँ पे फॉल्स आपको रिटर्न करेगा इन केस ऑफ इज, जब हम इज आइडेंटिटी ऑपरेटर यूज करेंगे। आफ्टर दैट इज नॉट। इज नॉट में जैसे आपने मान लिया, क्या ये पर्टिकुलर सेंटेंस इज नॉट बिलोंग टू दैट सेकेंड सेंटेंस? अगर वो नहीं बिलोंग करता है, दोनों में से कोई भी उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहा है, फॉल्स कब रिटर्न करेगा? जब दोनों सेम को, जब उन दोनों में से कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा है सेम ऑब्जेक्ट को, तब वो रिटर्न करेगा हमारे पास ट्रू। अगर दोनों में से कोई एक भी कर रहा है तो वो रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट इज मेंबरशिप ऑपरेटर? मेंबरशिप ऑपरेटर में हम ये चेक करते हैं किसी मेंबर की पर्टिकुलर वैल्यू किसी सीक्वेंस में आ रही है या नहीं आ रही है। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है कि इन और नॉट इन 2 ऑपरेटर्स होते हैं। अब देखते हैं कि इन, जैसे a इक्वल्स टू 1 2 3, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में है हमारे पास, तो हमने क्या पढ़ा था कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम कब रिप्रेजेंट करते हैं? बताइए, कमेंट्स में आप लिखिए कि स्क्वायर ब्रैकेट में हम कब रिप्रेजेंट करते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं जब हमारे पास होती है लिस्ट। क्या होती है? लिस्ट। तो ए की जो लिस्ट है हमारे पास 1 2 3, उसमें 2 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये हम यहाँ पे चेक करेंगे। अब 2 जो है हमारी लिस्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी ट्रू। 1 हमने देखा कि 1 जो है हमारे ए में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उसमें हमारे पास फॉल्स आ रही है। अब 1 के लिए हमारे पास फॉल्स क्यों आई? 1 के लिए हमारे पास फॉल्स क्यों आई? ए तो 2 जो है वो ए में है, ठीक है, 1 के लिए हमारे पास फॉल्स क्यों आई? अभी हमने कुछ पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था कि लिस्ट में आपने 1 पुट किया है, लेकिन आप उससे पूछ क्या रहे हो कि जो एस्टेरिक इन कॉमाज हैं, कॉमाज के बीच में जो हमारा 1 है, क्या आप वो उससे डिनोट करना पूछ रहे हो? सिंगल 1 और कॉमाज के बीच में 1 जो है वो दोनों डिफरेंट चीज हो गई। तो जो कॉमाज के बीच में 1 है वो हमारे लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पे फॉल्स प्रिंट हुआ है। जब नॉट इन की बात होती है तो पूछा जाता है कि इस लिस्ट में वो नहीं है, या जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है 10 नॉट इन ए,
इट मीन्स ट्रू। 10 तो वहाँ लिस्ट में है ही नहीं, इसलिए ये ट्रू है। 1 नॉट इन अ लिस्ट, उसने पूछा कि 1 लिस्ट में नहीं है, तो ये फॉल्स है क्योंकि 1 ऑलरेडी लिस्ट में एग्जिस्ट कर रहा है। आफ्टर दैट एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एक्सप्रेशन कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम एक्सप्रेशंस कहते हैं। एक्सप्रेशंस के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। वो सिंगल कॉन्स्टेंट्स भी हो सकता है, लाइक 100, वेरिएबल्स भी हैं, ऑपरेटर्स भी है, इन सब के एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर आता है हमारा प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। हमने ये तो देख लिया कि हमारे पास ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं, बट जब सारे ऑपरेटर्स को हम साथ में यूज़ करेंगे तो क्या हमें ये पता है कि कौन से ऑपरेटर को हमें कैसे यूज़ करना है और कौन सा ऑपरेटर पहले यूज़ होगा? ऐसे तो कन्फ्यूजन भी हो सकती है। एक स्टूडेंट है जो प्लस को पहले यूज़ कर रहा है और दूसरा स्टूडेंट है जो मल्टीप्लाई को पहले यूज़ करता है। इस केस में जो दोनों के आंसर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे और इंटरप्रेट कर पाना मुश्किल होगा कि कौन सा फॉर्मेट सही है। इसलिए पाइथन ने खुद ही डिफाइन किया है कि ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस क्या होगी। ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस हमें ये बताएगी कि कौन सा ऑपरेटर हम प्रायोरिटी बेसिस पे पहले डिफाइन करेंगे और पहले ऑपरेट करेंगे। ये तो हमने देखा प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स के बाद हमारे पास क्या आता है? स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स क्या होता है? ये यूनिट ऑफ कोड है, मतलब हम कोड जो राइट डाउन करते हैं उसमें हम क्या लिखते हैं? नॉर्मली स्टेटमेंट्स ही लिखते हैं। वो स्टेटमेंट किसी भी टाइप के हो सकते हैं, जो प्रिंट कराने के लिए भी यूज हो सकती हैं, किसी वैल्यू को असाइन करने के लिए भी यूज हो सकती हैं। तो जितने भी वर्क हम करेंगे वो कोड हम लिखेंगे किस फॉर्मेट में लिखेंगे? स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट में। जैसे यहाँ पे पहली असाइनमेंट स्टेटमेंट है x इक्वल्स टू 4। यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर वैल्यू को असाइन कर रहे हैं x वेरिएबल में, इसलिए ये हुई असाइनमेंट स्टेटमेंट। सेकंड भी असाइनमेंट स्टेटमेंट है। आफ्टर दैट हम प्रिंट कर रहे हैं x की वैल्यू को और उसके क्यूब को, तो हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट हो गई है क्योंकि इसमें हम जो डेटा है वो प्रिंट कर रहे हैं, इसलिए ये क्या हुआ? 4 और 64। आफ्टर दैट हमारे पास आता है इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट क्या होता है? पाइथन में इनपुट फंक्शन यूज होता है यूजर से इनपुट लेने के लिए, और इनपुट फंक्शन में हम प्रॉम्प्ट यूज करते हैं। प्रॉम्प्ट हमारा क्या होता है? प्रॉम्प्ट में हमें जनरली ये बताया जाता है कि हम यूजर को ये डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू है वो हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है एफ नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर फर्स्ट नेम। एंटर योर फर्स्ट नेम यहाँ पे प्रॉम्प्ट डिस्क्राइब करेगा, इसको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। इसमें हम यूजर से बोल रहे हैं कि आप ये डिटेल पर्टिकुलरली हमें एज अ इनपुट प्रोवाइड करो। फिर इस एग्जाम्पल में इनपुट हमने ले लिया, इनपुट लेने के बाद उसका टाइप देखा जो कि स्ट्रिंग था। बाय डिफॉल्ट वो इसको स्ट्रिंग इसलिए कंसिडर करता है, जब भी कोई आप इनपुट देते हो पाइथन उसको बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग कंसिडर करेगी। उसको इंट में या फिर फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए आपको टाइप कास्टिंग करनी होगी। टाइप कास्टिंग क्या होता है वो भी हम आगे देखेंगे। टाइप कास्टिंग में क्या होता है कि आपने जो इनपुट लिया वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में स्टोर हो गया। अब स्ट्रिंग में स्टोर हुआ है बट आपको उसे कैलकुलेट जो करना है, उस पर ऑपरेशंस जो परफॉर्म करने हैं वो इंटीजर फॉर्मेट में करने हैं। तब आप क्या करोगे? तब आप टाइप कास्टिंग यूज करोगे। टाइप कास्टिंग में आप पर्टिकुलर डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में उस पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज करोगे। टाइप कास्टिंग के लिए हम उस स्टेटमेंट में उस पैरेंथेसिस के आगे क्या लगा देते हैं? इंट। डेटा टाइप वो वाला डेटा टाइप पुट ऑन करेंगे जिस डेटा टाइप में हमें उसे कन्वर्ट करना है। इंट हो गया, इंट हमने लगा दिया, तो जब हम अपनी एज का टाइप निकालेंगे डेटा टाइप, वो किस फॉर्मेट में होगा? इंट के फॉर्मेट में। पाइथन प्रिंट फंक्शन यूज करता है वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए, जो भी स्टेटमेंट्स हमारे पास होती हैं उन्हें प्रिंट करने के लिए। प्रिंट करने के लिए डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे कि डिफॉल्ट क्या होता है? न्यू लाइन से प्रिंट होता है। डिफॉल्ट में हमारे पास होता है कि कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपने प्रिंट कर लिया, उसके बाद जो अगला स्टेटमेंट होगा वो न्यू लाइन से प्रोसेस होगा। ठीक है, यहाँ पे सेपरेशन और एंड क्या डिनोट करते हैं? एंड मतलब डिफॉल्ट में नेक्स्ट लाइन से ही प्रिंट होगा। सेपरेशन मीन्स जो दो वैल्यूज हैं हमारे पास, या फिर एक सेंटेंस में कोई भी वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, उन्हें सेपरेट कैसे करना है, तो उसके लिए यूज होता है हमारा सेपरेशन। जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल्स है हेलो, इस प्रिंट में हमने दिया है 10 मल्टीप्लाइड बाई 2.5, तो उसका ऑन एन ओवरऑल रिजल्ट आ गया है आई प्लस लव प्लस माई प्लस कंट्री। यहाँ पे प्लस क्या डिनोट कर रहा है? वो सारी स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर दे रहा है। कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है कि जोड़ दे रहा है। यहाँ पे हम स्पेस नहीं देख पा रहे क्योंकि हमने स्पेस वहाँ पे इनपुट ही नहीं किया, इसलिए वो बिना स्पेस के जैसी स्ट्रिंग है वैसे ही उसे कॉन्कैटिनेट कर दे रहा है। लेकिन अगर हम कॉमा यूज करेंगे तो कॉमा का मतलब हो गया कि हमारे पास एक पर्टिकुलर सेपरेटर जो है वो आ गया है,
सेपरेटर में हम क्या यूज करेंगे, स्पेस। बात करें टाइप कन्वर्जन की, टाइप कन्वर्जन एक पर्टिकुलर टाइप से वेरिएबल को दूसरे टाइप में चेंज करना टाइप कन्वर्जन होता है। इसके एग्जांपल्स जब हम देखेंगे तो फर्स्ट है हमारे पास, हमने एक नंबर इनपुट ले लिया और हमें उसका डबल करना है। नंबर जो हमने इनपुट लिया वो लेट्स सपोज 2 है, जब हम उसका डबल करेंगे तो डबल करने का मतलब ये होगा कि वो मल्टीप्लाई हो जाएगा डबल टाइम्स। इट मीन्स जब हमने 2 इनपुट लिया तो वो 4 होना चाहिए, बट हमारे पास रिजल्ट क्या शो हो रहा है, 22। अब रिजल्ट 22 क्यों शो हो रहा है, क्योंकि जब पाइथन इनपुट लेता है तो बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग कंसिडर करता है उस इनपुट को, ये हमने अभी ऊपर देखा था। बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग जब कंसिडर करेगा तो वो 2 को यहाँ पे स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। 2 को स्ट्रिंग कंसिडर करने के बाद ये जो मल्टीप्लीकेशन का साइन है वो इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करेगा कि मल्टीप्लीकेशन के साइन को वो स्ट्रिंग को ही डबल कर देगा, वो स्ट्रिंग को 2 बार राइट कर देगा। जब वो स्ट्रिंग को 2 बार राइट करेगा तो हमारे पास आंसर आएगा 22। ये यहाँ पे इसलिए हुआ क्योंकि उसने जो हमारा इनपुट वैल्यू था 2 को, उसको स्ट्रिंग कंसिडर किया था। अब हमें इसे इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब हम इसे स्ट्रिंग से इंट में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारे पास होगा टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन अभी हमने देखा, नंबर 1 जो है हमने यूजर से नंबर लिया, उसके बाद उस नंबर को हमने इंट में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर में। इंटीजर में जब वो नंबर कन्वर्ट हो गया उसके बाद हमने एक्शन परफॉर्म किए, जो भी हमें परफॉर्म करना था, डबल करना था और प्रिंट कर दिया। तो इस बार जब हम उसे प्रिंट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4, क्योंकि वो स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद आती है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में जो डेटा टाइप कन्वर्जन होता है वो प्रोग्रामर अपने एंड से करता है, मतलब प्रोग्रामर उसे अपने एंड से करेगा, वो ऑटोमेटिकली पाइथन उसे करके नहीं देगी। जैसे हमने देखा था कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का जब हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, एडिशन किया हमने एक इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आएगा। उसमें क्या होता था कि पाइथन खुद से उसे इंटरप्रेट करती थी और टाइप कन्वर्जन कर लेती थी। इंटीजर को फ्लोट में टाइप कन्वर्जन करके वो फाइनल आंसर फ्लोट में देती थी। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में क्या होता है कि प्रोग्रामर को खुद से टाइप कन्वर्जन करना पड़ता है। टाइप कन्वर्जन करने के लिए खुद से स्टेटमेंट्स राइट डाउन करने पड़ते हैं। तो जो अभी हमने ऊपर देखा इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में कि हम खुद से इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को, इस कन्वर्जन को हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन भी कहते हैं। जो हम खुद से कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रोग्रामर अपने एंड से उन स्ट्रिंग्स को, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग्स को कन्वर्ट कर रहा है इंटीजर, फ्लोट और एनी नंबर एज पर द रिक्वायरमेंट्स। टॉकिंग अबाउट इम्प्लिसिट कन्वर्जन, इम्प्लिसिट कन्वर्जन ऑटोमेटिकली होता है, जो मैंने अभी आपको खुद से बताया कि एक पर्टिकुलर इंटीजर है और फ्लोट के साथ उसका कैलकुलेशन हो रहा है, तो पहले वो इंटीजर पार्ट को फ्लोट में कन्वर्ट करेगा, देन वो उसे अकॉर्डिंगली प्रोसेस करेगा, तो फाइनल आंसर जो आएगा वो हमारा फ्लोट में आएगा। टॉकिंग अबाउट डिबगिंग, डिबगिंग क्या होता है, प्रोग्रामर जब कोड लिखता है तो इट इज़ मैंडेटरी कि उसमें मिस्टेक्स आ सकती हैं। प्रोग्रामर जब कोड लिखेगा तो वो मिस्टेक्स भी कर सकता है, कभी कभी वो गलत कोड भी लिख देगा, लॉजिक भी ढंग से बिल्ड नहीं कर पाएगा, तो उस मिस्टेक्स को करेक्ट करना और फाइंड आउट करना जो प्रोसेस होता है वो होता है डिबगिंग। डिबगिंग कितने टाइप्स की होती है, डिबगिंग होती है हमारे पास 3 टाइप्स की। फर्स्ट इज सिंटेक्स एरर्स, लॉजिकल एरर्स एंड रन टाइम एरर्स। सिंटेक्स एरर्स क्या होते हैं, पाइथन ने हमें एक पर्टिकुलर फॉर्मेट दिया है जिसे हम सिंटेक्स कहते हैं, जिसके बेसिस पे हमें सारे प्रोग्राम्स लिखने हैं, कहाँ इंडेंटेशंस देनी है, कहाँ स्पेसेस देने हैं, कैसे ब्लॉक्स क्रिएट करने हैं। तो जब हम उस सिंटेक्स को फॉलो नहीं करते और प्रोग्राम को, कोड को गलत लिख देते हैं, जब एरर क्रिएट होते हैं प्रोग्राम के सिंटेक्स को ना फॉलो करने से, वो एरर्स होते हैं हमारे सिंटेक्स एरर्स। जैसे कि आपने कहीं पैरेंथेसिस स्टार्ट तो किया बट उस पैरेंथेसिस को एंड नहीं किया, या फिर आपने पैरेंथेसिस एंड तो कर दिया बट पैरेंथेसिस स्टार्ट नहीं किया, तो यहाँ पे क्या है, जो सिंटेक्स का फ्लो होगा वो बिगड़ जाएगा, इसलिए जो एरर्स क्रिएट होंगे वो होंगे सिंटेक्स एरर्स। टॉकिंग अबाउट लॉजिकल एरर्स, लॉजिकल एरर्स क्या होते हैं कि एरर्स आपके पास जो आ रहे हैं वो लॉजिकली करेक्ट नहीं है। आपने कोई एक्सप्रेशन लिखा और उसमें जो आपने ऑपरेशंस परफॉर्म किए वो लॉजिकली वर्क नहीं कर रहे। जैसे सपोज कि आपने ऑपरेटर्स का एग्जांपल ले लिया, आपने कोई पर्टिकुलर एक्सप्रेशन लिखा, उसमें आप डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं। ऑपरेटर्स का जो आपने फंक्शनिंग की है वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिडेंस नहीं की है, मतलब आपने प्रायोरिटी बेसिस पे ऑपरेटर्स को परफॉर्म नहीं किया और आपने उसका आंसर जो है गलत इंटरप्रेट कर लिया।
तो उस केस में जो एरर्स क्रिएट होंगे पाइथन प्रोग्राम में वो होंगे लॉजिकल एरर्स, क्योंकि वहां पे हमारा जो लॉजिक है वो ही करेक्ट बिल्ड नहीं हो रहा है। आफ्टर दैट रन टाइम एरर। रन टाइम एरर हमारे पास कब होते हैं? जब कोई एबनॉर्मल कंडीशन आ जाती है, कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसका सॉल्यूशन हम फाइंड ना कर पाए या फिर जिसकी फर्दर कैलकुलेशन पॉसिबल ही ना हो। सपोज कर लीजिए कोई नंबर है और उस नंबर को आपने जीरो से डिवाइड किया। जब कोई पर्टिकुलर नंबर को आप जीरो से डिवाइड करोगे तो वहाँ पे कंप्यूटर जो है आगे प्रोसेस नहीं कर पाएगा और वहीं पे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। तो रन टाइम एरर्स प्रोग्राम को बीच में टर्मिनेट कर देते हैं इफ़ कोई ऐसा एरर आता है जहाँ पे आगे प्रोसेस कर पाना इम्पॉसिबल होता है। तो ये थे 3 टाइप के एरर्स, सिंटेक्स एरर्स, लॉजिकल एरर्स एंड रन टाइम एरर्स जो आपने पढ़े। ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक बार देख लेते हैं कि हमने चैप्टर में क्या पढ़ा। फर्स्ट, पाइथन का बेसिक इंट्रोडक्शन, पाइथन के फीचर्स क्या होते हैं, कितने कीवर्ड्स थे जो रिजर्व्ड है जिनके सर्टेन मीनिंग्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होता है जो हमें एक पर्टिकुलर वेरिएबल फंक्शन को नेम करने के लिए यूज होते हैं, उनके क्या रूल्स और रेगुलेशंस थे, कैसे उनको नेम किया जाता है। वेरिएबल्स क्या थे? वेरिएबल्स को हम एज अ कंटेनर कंसिडर करते हैं। कमेंट्स हम प्रोग्राम में कब यूज़ करते हैं? कमेंट्स हम प्रोग्राम में तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होती है जिसे हम कोड में राइट डाउन नहीं कर सकते बट अपने रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। पाइथन हर चीज़ को एज अ ऑब्जेक्ट कंसिडर करती है जिसको वो एक पर्टिकुलर आईडी प्रोवाइड करती है। डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं? नंबर्स होते हैं, आपका सीक्वेंसेस, सेट्स, नन, मैपिंग्स। आफ्टर दैट डेटा टाइप्स म्यूटेबल और इम्यूटेबल होते हैं। म्यूटेबल जो चेंज हो सकते हैं, इम्यूटेबल जो चेंज नहीं हो सकते। ऑपरेटर्स जो पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं दो ऑपरेंड्स के बीच में, जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स और मेंबरशिप ऑपरेटर्स। एक्सप्रेशंस, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, ऑपरेंड्स का सीक्वेंस या फिर कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं। ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी किस बेसिस पे डिफाइन होती है। स्टेटमेंट क्या होता है? कोड का एक यूनिट होता है। इनपुट आउटपुट कैसे परफॉर्म होता है? हम एक पर्टिकुलर डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट करते हैं जिसे हम टाइप कन्वर्जन कहते हैं। टाइप कन्वर्जन दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज एक्सप्लिसिट एंड सेकंड इज इम्प्लिसिट। जो खुद से पाइथन परफॉर्म करती है वो इम्प्लिसिट होता है, जो प्रोग्रामर अपने एंड से परफॉर्म करता है वो एक्सप्लिसिट होता है। डिबगिंग, जब हम अपने प्रोग्राम में एरर्स फाइंड करते हैं जो 3 टाइप के होते हैं, सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर। तो हमारा चैप्टर 5 गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन खत्म हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो हम कल की वीडियो में देखेंगे। आप इस चैप्टर को स्पेशल इम्फेसिस दें बिकॉज दिस चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपका फाउंडेशन है। इफ फाउंडेशन ही कवर नहीं होगा तो आगे का लिस्ट, टपल्स जो आप सेपरेटली चैप्टर्स में पढ़ेंगे वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।